हेलो एंड वेलकम टू बिहार नमन जीएस। बिहार नमन जीएस परिवार में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रदीप आचार्य, हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ। मित्रों, आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हमने 2 लेक्चर पहले किया है। आपने अगर उन लेक्चरों को नहीं देखा है और अगर आप बीपीएससी के रिगार्डिंग टॉपिक्स पे आपकी कमांड है, अगर आपको पता है कि सिलेबस क्या है, आपको पता है कि क्वेश्चंस क्या है, तो आप फर्स्ट लेक्चर को ना देखें तो भी चलेगा, बट सेकेंड लेक्चर को अवश्य देखें, क्योंकि उसमें हमने इतिहास को अध्ययन करने की जो विधियां हैं, इतिहास के दृष्टिकोण है इतिहास पढ़ने के, इन सारी चीजों पे चर्चा की है। हमने बताया है कि इतिहास किस विधि से अध्ययन किया जाए, हमारी पौराणिक विचारधाराएं क्या थी, या यह कह सके तो हमारी पूर्व धारणाएं क्या थी, लेकिन वास्तविकता क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हमने सेकेंड लेक्चर किया है, उसमें इतिहास लेखन भी कवर किया गया है और प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको भी उसमें कवर किया गया है। मित्रों, एक बात मैं आपको बताऊं कि मैंने 2 लेक्चर डाला है और मैंने इस लेक्चर के रिगार्डिंग अपने कुछ फ्रेंड्स को, कुछ लोगों ने लाइक किया, बहुत सारे अच्छे रिकमेंडेशंस आए। मैंने अपने 2-3 मित्रों को ये मैसेज किया कि लाइक्स आ रहे हैं, कुछ बेहतर बातें भी आ रही है, लेकिन इस रिगार्डिंग किसी ने निगेटिव कमेंट नहीं किया है अभी तक, या डिसलाइक नहीं किया है। तो मेरे एक मित्र ने बताया कि वीडियोस के रिगार्डिंग लोग लाइक्स को पसंद करते हैं और आप डिसलाइक्स को ढूंढ रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डिसलाइक्स है, डिसलाइक्स करने के लिए और निगेटिव कमेंट करने के लिए वीडियोस को, बातों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप किसी चीज को लाइक कर सकते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा कमिटमेंट की, ज्यादा समझ की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी चीज को डिसलाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं, तो आपके पास आधार होना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, डिसलाइक और निगेटिव कमेंट, या यूं कहे कि अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन हम करते हैं तो हमारे पास उस बात की समझ होनी चाहिए कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, इत्यादि। इतना ही नहीं, अगर हम निगेटिव एस्पेक्ट किसी के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें यह भी पता होनी चाहिए कि हमें कितनी चर्चा करनी है, ताकि ये एनोइंग ना हो सामने वाले के लिए। तो ध्यान देना इस यहाँ पे ये है कि निगेटिव जो कमेंट्स होते हैं, उस निगेटिव कमेंट के लिए हमें बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा समझ की जरूरत होती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि एक महिला, एक लड़की जो अभी कोई दूल्हा विवाह के लिए आया हुआ है और उसको रिजेक्ट करना, दूल्हे को मंडप पे रिजेक्ट करना, इसके लिए बहुत ही हिम्मत की जरूरत होती है और बहुत ही समझ की जरूरत होती है कि आखिर उस लड़की ने उस पुरुष को क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। आपको लगेगा कि मैं स्टोरी सुना रहा हूं, लेकिन मैं स्टोरी नहीं सुना रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको क्या सीखना है। आपको किसी भी एस्पेक्ट के पीछे पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव इफेक्ट, प्रभाव को भी देखना होगा, उसके सकारात्मक नकारात्मक विचारधारा को देखना होगा, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होगा, जिसमें किसी भी एस्पेक्ट के प्रति पॉजिटिव और निगेटिव चीजों को देखना महत्वपूर्ण है। और यही आपको अगले वीडियोस में, अगले ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये चीजें यहाँ सिखाई जाएगी, जो सामान्यतः हिस्ट्री में जो लोग कहते हैं कि सूचनाओं को संग्रह करके लिखना होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी एक सूचना के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण जो डेवलप होता है, उसका क्या महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों, हम आगे टॉपिक पे बढ़े, इससे पहले हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी में जो चेंजेस हुए हैं या अन्य एग्जाम में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसमें चेंजेस कैसे हो रहे हैं। तो मित्रों, आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप क्वेश्चंस को, बैक ईयर के क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए, और उस क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाता हूं कि परिवर्तन क्या हो रहा है और उसके अनुसार से हमें कैसे तैयारी करनी है। ऐसे मित्रों, ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और बहुत सारे टीचर सिंधु घाटी या अन्य विषयों को लेकर के तैयार करवाते हैं, लेकिन यहाँ क्या परिवर्तन होने वाला है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी चीजों पे हम पहले आपको बताते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हम लाएंगे, और इसी रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पेपर लेके बैठना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं।
हमारे पास 46वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं, 2005 में एग्जाम हुआ था। और सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की का वर्णन करें। मतलब ये है कि हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताएं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नगरीकरण, अगर हमने इतनी सारी चीजों को सिंधु घाटी सभ्यता के इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर हमने लेखन कर दिया, विस्तृत लेखन कर दिया, तो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद एक और चीज हम आपको बताते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है 2012 53 और 55वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का, और ये भी फर्स्ट क्वेश्चन ही है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो मैं आपको मित्रों ये बताने वाला हूं कि हमारे इंडिया में जो स्टडी का तरीका है, जो लेक्चर दिए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि हम जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक टॉपिक उठाते हैं, उद्भव एवं विकास के बारे में जानकारी लेते हैं, विशेषताओं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता का अध्ययन करते हैं, नगरीकरण करते हैं और पतन करते हैं। ये सारी चीज करने के बाद जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैं मित्रों दिल्ली में मैंने देखा है, मैं और भी वीडियो का स्टडी करता हूं, तो मैंने ये पाया है कि ज्यादातर जो क्लासेस हैं, अभी भी क्लासेस इन्हीं तरीके से चल रहे हैं। हालांकि क्लासेस में ये टॉपिक इस तरीके से चर्चा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चीज जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपको किस तरीके से सोचना है, कैसे सोचना है और कैसे परिवर्तन आ रहे हैं बीपीएससी के क्वेश्चंस को, वो मैं अब आपको दिखाता हूं। अभी जो नया सिलेबस आया है, 4 एग्जाम हो चुके हैं बीपीएससी के, हमारे पास 63rd बीपीएससी जो है वो क्वेश्चंस है, और सबसे पहला जो उसका प्रश्न है, सिंधु घाटी के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताओं या मुख्य लक्षणों का परीक्षण कीजिए। ये वही सिंपल है जो आपने अभी पढ़ा है, आपने अभी देखा है पुराने क्वेश्चंस में भी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलक्षणों को तो आप आसानी से लिख देंगे क्योंकि आपने उन चीजों को देखा है। उसके बाद है कि आधुनिक नगर नियोजन में ये लक्षण कहां तक पाए जाते हैं। अब यहां से चैलेंज स्टार्ट होता है, ये चैलेंज स्टार्ट होता है जो अगर आपने सोचने की प्रवृत्ति डेवलप की है तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने सोचने की प्रवृत्ति डेवलप नहीं की तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। भविष्य में और भी ज्यादा परिवर्तित क्वेश्चंस हमारे सामने उपस्थित होंगे। तो इस तरीके से हमें कैसे चेंजेस लाने हैं, हमें यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो हम नगरीकरण के मुख्य लक्षण जो भी एबीसीडी है, जो भी हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं, उसको लिखेंगे। लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज होगी कि इसमें आधुनिक नगर नियोजन में कहां लक्षण पाए जाते हैं, तो यहां समस्या क्रिएट होती है। यहां हमें देखना पड़ता है कि वर्तमान में जो आधुनिक नगर व्यवस्थित रूप से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके से व्यवस्थित थी, वर्तमान में सिंधु घाटी की सभ्यता की तुलना में व्यवस्थित है या उसके समान है या उससे ज्यादा व्यवस्थित है। मित्रों आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने बाहर देखा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में आपने ग्रिड प्रणाली के बारे में पढ़ा है, समकोण पे आधारित सड़कों के बारे में पढ़ा है, पक्की ईंटों के बारे में पढ़ा है। एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण होती है वो है गवर्नेंस। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है अभी जो हमने आपको बताया है, उस क्वेश्चन में सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत जो बेहतर गवर्नेंस है, उस बेहतर गवर्नेंस के बारे में हमें लिखना होगा। अब ये आश्चर्यजनक बात है, लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा कि बेहतर गवर्नेंस के बारे में हमें कैसे लिखना है। वर्तमान समय में आप देखते होंगे प्रॉब्लम होती है क्या, पहले नगर नियोजन हो जाता है, नगर बस जाते हैं, नगर बसने के बाद सड़क बनता है, फिर नालियां बनती है, और इस तरीके से क्या होता है कि जो रोड सड़क हैं वो पतले हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या समस्या आती है, और समस्या ये आती है कि आपने सड़कों पे देखा होगा अतिक्रमण की समस्या। ये लोग सड़कों को थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर जाते हैं। तो ये जो अतिक्रमण की समस्या है,
ये आपको देखने को मिलेगी वर्तमान नगरीकरण में। और आपको अब ऐसे सोचना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है। क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट अब जो नए क्वेश्चंस आएंगे, मुझे तो ये उम्मीद है कि इससे भी अच्छे अच्छे और बेहतर बेहतर प्रश्न आने वाले हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान देकर के स्टडी करना होगा, हमें समझ के काम करना होगा। और ये चीज आपको यहाँ पे हम लोग सिखाएंगे कि आपको कैसे सोचना है, सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, जो आपको अन्य जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये परिवर्तन आया है। इसके अलावा एक और चीज आप सोच सकते हैं कि हमारा जो नगर नियोजन है वर्तमान का, उसको अगर दो पार्ट में दे दें, तो एक पार्ट में जो नगर नियोजन हो रहा है वहां पे गवर्नेंस की स्थिति बेहतर है और ग्रिड प्रणाली पे आधारित मकान या कह योग है कि नगर ग्रिड प्रणाली पे आधारित बनते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरे साइड में जाएंगे तो आपको ग्रिड प्रणाली नहीं मिलेगा। अब ये ग्रिड प्रणाली क्या होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। हमने आपको क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के बारे में बताया, जो अभी आपके क्वेश्चन जो 50% 50 मार्क्स हैं उसका 50% यानी ये 25% मार्क्स का ये दूसरा पार्ट होता है, पार्ट है जो आप अभी क्वेश्चंस देखे हैं। लेकिन पुराने जो प्रश्न है उसमें सीधा सीधा विशेषताएं पूछी गई है, स्वरूप पूछा गया है, नगरीकरण पूछा गया है। तो ये परिवर्तन जो आया है इस रिगार्डिंग आपको हम और क्वेश्चंस भी देंगे। इस रिगार्डिंग जो चेंजेस आए हैं ये देखना और ये जानना बहुत ही काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और चलिए हम इस रिगार्डिंग स्टडी करते हैं और हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आएंगी। हालांकि मैंने सेकंड पार्ट को बता दिया है, डिस्कस जरूर कर दिया है, लेकिन हम आपको बेहतर ढंग से इसका स्टडी करवाएंगे। नगरीकरण के बारे में हम आपको बताएंगे और आगे जो भी क्लासेस होगी उसमें हर क्लास में हम आपको पिछले क्वेश्चन में जो परिवर्तन आए हैं वो हम आपको दिखाते हुए चलेंगे कि हमें कैसे परिवर्तन लाना है, हमें कैसे सोचना है और हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हमें बीपीएससी पास आउट होने के लिए अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं। ये चीज हम आपको दिखाने वाले हैं और यही जो चीज होगा वो डिफरेंट क्रिएट करेगा, यही चीज डिफरेंस क्रिएट करेगा वहां जहां अन्य लोग स्टडी कर रहे हैं और आप लोग जो यहां स्टडी करने वाले हैं। ये डिफरेंस होगा जो आपको 50%, ये 25% नहीं है, ये 50 मार्क्स है, इसको आप 50% वेटेज, तो ये 50% की वेटेज हम आपको तैयार करवाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, फिर हम इस क्वेश्चंस को भी करवाएंगे। आइए मित्रों, सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का ये काल है और ये काल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विकसित नगरीकरण का जो काल है ये काल होता है। इसीलिए इसको 2600 से 1900 ईसा पूर्व को सिंधु घाटी सभ्यता के काल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें हमें जो देखना है उद्भव एवं विकास। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस ढांचे को बना लें, क्योंकि इस ढांचे को बनाने के बाद आपको एक समझ मिल जाएगी कि हमें क्या क्या चीजें तैयार करना है और किन किन चीजों को लेकर के हमें आगे चलना है और आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। इन चीजों को लेकर के अगर आपके पास कुछ मटेरियल होगा तो आप पहले से भी स्टडी करके बैठ सकते हैं, क्योंकि स्टडी आपको करनी ही होंगे। क्लास लेक्चर से पहले और क्लास लेक्चर के बाद अगर आप स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। वैसे अगर क्लास लेक्चर के बाद भी आप स्टडी इस तरीके से कर लेते हैं तो आपके लिए वो बेहतर है और आगे फ्रूटफुल होता रहेगा। तो इसको नोट करिए। और यहाँ पे उद्भव एवं विकास जो है ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। हालांकि बीपीएससी ने अभी तक इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। इसमें मेसोपोटामियाई उद्भव का सिद्धांत, इसमें व्यक्ति जो है इन्होंने मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के बारे में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें क्रेमर और मार्टिमर व्हीलर जैसे विद्वान ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके बाद हम अन्य सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा उद्भव एवं विकास है इसके लिए आप एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज इसीलिए छोड़ दीजिए क्योंकि हम इस पे डिबेट करेंगे। हालांकि डिबेट करना टॉपिक में पहले आता है उद्भव एवं विकास को लेकर के, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चेंज हो। पहले अगर आपको इसके विशेषता और नगरीकरण के बारे में जानकारी होगी तो शायद आप ये समझने के लिए ज्यादा बेटर होगा आपके लिए कि आखिर इतना डिबेट है क्यों,
आखिर मेसोपोटामियाई उद्भव की अवधारणा क्यों लाई गई, आखिर अन्य सिद्धांत क्यों आए, इतना डिबेट क्यों है, इसमें इतना संघर्ष क्यों है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसने किया। तो इसके लिए हमें यह जानना होगा कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या है और हड़प्पा सभ्यता की नगरीयकरण जो है इसकी विशेषता क्या है। आखिर अन्य जो तत्कालीन सभ्यता है उससे हड़प्पा सभ्यता कैसे भिन्न है, इसको जानने के लिए हमें ये नगरीकरण की विशेषता जाननी होगी। तो इसीलिए डिबेट को हम बाद में रखते हैं, पहले नगरीकरण करते हैं। इसके लिए आप एक पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो आप इसी को पहले करेंगे। तो इसको आप रोक करके लिख लीजिए और फिर हम नगरीकरण पे चलते हैं। आइए चलते हैं मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगर नियोजन की विशेषताएं पढ़ते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने अभी जितनी भी चर्चाएं की है उस चर्चा के दौरान नगर नियोजन की जो विशेषताएं हैं, सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में प्रश्न रहे हैं। तो इस टॉपिक को सबसे पहले लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो है व्यवस्थित नगर निर्माण है। अब व्यवस्थित नगर निर्माण क्या होता है, व्यवस्थित नगर निर्माण कैसे किया जाता है, ये इन चीजों को हमें यहाँ पे देखना है। तो व्यवस्थित नगर निर्माण के अंतर्गत ये ग्रिड प्रणाली ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले इसको पॉज करके आप इसको अपने नोटबुक पे उतार लीजिए। इसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये जो ग्रिड प्रणाली है, ग्रिड प्रणाली से तात्पर्य ये है कि सबसे पहले एक पेन पेपर लेकर के एक खांचा तैयार किया गया और इस खांचा में ये ध्यान दिया गया कि निर्माण करने से पूर्व इसका डिवाइडेशन कैसे किया जाए। अर्थात अभी जो वर्तमान में जो व्यवस्थित नगर निर्माण होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सड़क निकालते हैं, ये सड़क के बाद ये गलियां निकाली जाती है और इस गलियों को निकालने के साथ साथ यहां हम नालियां निकालते हैं गलियों के साइड में। इसी तरीके से अन्य भी जो प्रबंधन की चीजें हैं, ये सड़क यहां आप देख सकते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। हालांकि 90 डिग्री पे काटना कोई महत्वपूर्ण मतलब आवश्यक नहीं है, किंतु हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो ग्रिड प्रणाली बनी हुई थी उस ग्रिड प्रणाली में पहले खाका तैयार किया जाता था और खाका तैयार करने के बाद उसमें सड़कें निकाली जाती थी, नालियों की व्यवस्था की जाती थी, जल के निकासी और जल के आदान प्रदान की व्यवस्था की जाती थी, अन्य सारी व्यवस्थाएं की जाती थी। पहले वॉशरूम की व्यवस्था तो खैर अभी तक चर्चा में नहीं आई है, लेकिन ये सारी व्यवस्था करने के बाद जो है मकान निर्माण किया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि उस काल में, हड़प्पा सभ्यता के काल में, उस समय में आप मिस्र की सभ्यता को देखें, उस समय में सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामियाई सभ्यता से तुलना करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रिड आधारित थी। अर्थात वहां जो नगर नियोजन था, पहले नगर नियोजन के लिए खाका तैयार किया जाता था, सड़कों के लिए खाका तैयार किया जाता था, सड़कें बनाई जाती थी और सड़कें बनाने के बाद लोगों को जमीन भूमि आवंटित किया जाता था और फिर वो अपना मकान बनाते थे। यही कारण है कि सड़कें बेहतर थी। जबकि मेसोपोटामियाई की बात करें तो वहां सड़कें अतिक्रमण मुक्त नहीं थी, वहां अतिक्रमण था और वहां सड़कें बहुत ही पतली हुआ करती थी, जिसमें यातायात एवं संचार के साधनों का अभाव हुआ करता था। किंतु सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीजें उपलब्ध थी और तत्कालीन रूप से ये जो चीजें हैं ग्रिड प्रणाली, ये तात्कालिक रूप से जब इस सभ्यता को ये सभ्यता जब प्रसार में आया, जब लोगों को दिखा, तब इस सभ्यता के बारे में ये जानकारी हासिल करने के बाद जो हिस्टोरियन थे, जो इतिहासकार थे, वो अचंभित हो गए कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता में, आखिर वो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की तुलना में इतना बेहतर नगर नियोजन कैसे किया गया। हम आपको अभी जब चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे कि वो आपस में संघर्ष क्यों करते हैं, तो यही चीजें हैं। ये चीजें हमें बताती है कि हम उन लोगों से पहले सभ्य हो गए, हमारी तकनीकी बेहतर थी। ये सोचने की चीज है कि हमारी तकनीकी बेहतर थी, हम पश्चिमी लोगों से सोचने में भी बेहतर थे,
ये सारी चीजें, यही कारण है कि डिबेट रहा है हड़प्पा सभ्यता के निर्माण योजना को लेकर के। तो ये सारी चीजें आप जब समझ में आएगी, जब आप विचार करेंगे, तब आप उस डिबेट को बेहतर ढंग से कर सकेंगे, जिस डिबेट में ये कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण मेसोपोटामिया से हो रहा है या मेसोपोटामियाई सभ्यता को देखने के बाद हो रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि हमें किस पक्ष को लेना है, और यही इतिहास लेखन है। ये इतिहास लेखन यहाँ आपको यही सब सारी चीजों को स्टडी करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए आपके काम में आ रही है। अगला है समकोण पर काटती सड़कें। ये प्रूफ कर दी है कि ग्रिड प्रणाली थी, अन्यथा समकोण पर सड़कें काटती है, ये संभव ही नहीं है। अगर हम नगर निर्माण पहले कर दें, अभी भी गांवों में बनाई जाती है, मकान बनाए जाते हैं, आप कई जगह देखेंगे मकान बनाए जाते हैं, शहरों का निर्माण हो रहा है, अव्यवस्थित ढंग से हो रहा है। जहां पहले मकान बन जाते हैं, बाद में सड़कें नालियां निकाली जाती है, वहां ये 90 डिग्री पे और ये अच्छे क्रॉस करते हुए सड़क मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मकान कहाँ बनाया जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, और अतिक्रमण होता है, रोड ब्लॉकेज होते हैं, अन्य समस्याएं होती है। तो ये सारी चीजें देखना महत्वपूर्ण है। तो ये था समकोण पर सड़कें जो काटती है, वो इस ग्रिड प्रणाली का एक एग्जाम्पल है। दूसरा है दुर्ग एवं रिहायशी इलाकों का विभाजन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः जो नगर नियोजन है, ये पूर्वी पश्चिमी, तो पूर्वी और पश्चिमी में जो नगर का विभाजन हुआ, यहां पर जन सामान्य रहते होंगे, और यहाँ पे जो उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग, व्यापारी, पुरोहित, ये पश्चिम में दुर्ग बना था, दुर्ग या किला कह लीजिए। तो नगरों का विभाजन जो पूर्वी और पश्चिमी किया गया है, और पश्चिम में जो बेहतर नगर नियोजन है या बेहतर निर्माण किया गया है, उस नगर निर्माण के पीछे सामान्यतः हम लोग इसी बात को देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन और निर्माण जो हुआ था, उसमें पश्चिमी और पूर्वी विभाजन था, इतना लिख करके छोड़ देते हैं। यहां हमें सोचना पड़ेगा, आलोचनात्मक दृष्टि कैसे निकलेगी ये देखना है कि पश्चिमी जहां जो ज्यादा बेहतर ढंग से, और ये दुर्गीकृत किए गए थे पश्चिमी इलाके, तो पश्चिमी इलाके दुर्गीकृत करने का ये कारण हो सकता है कि यहाँ पे कुलीन लोग रहते होंगे, जिनका संसाधनों पे ज्यादा एक्सेस होगा, जो संसाधनों को प्राप्त कर पाते होंगे अधिक मात्रा में, वो कुलीन लोग रहते होंगे। आज भी आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां नगर नियोजन बेहतर है, वहां अधिक पैसे वाले लोग रहते हैं। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को सोचना होगा। व्यापारी रहते होंगे, आज भी आप देखते होंगे, वर्तमान समय में भी आप ध्यान देंगे तो व्यापारी जो होते हैं, सबसे ज्यादा संसाधन उन्हीं के पास होता है वर्तमान परिस्थितियों में। तो बेहतर संसाधन होता है तो उनको दुर्गीकृत करने की जरूरत भी है। सुरक्षा का दृष्टिकोण है, सुरक्षा की असुरक्षा की भावनाएं होती है। यही कारण है कि बेहतर किला बनाना या दुर्ग बनाना, या यूं कहें कि सुरक्षा का दृष्टिकोण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें विश्लेषण करना पड़ता है। जब भी हमारे पास पूर्वी और पश्चिमी विभाजन को लेकर प्रश्न उठता है, तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना होता है, सोचना होता है। पुरोहित रहते होंगे, एक ये कल्पना भी है। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ मिला है, वो ये बताता है कि उस तरीके का जो ग्रेट बाथ है, वहां किसी तरीके, जैसे आज गंगा में स्नान करते हैं, उस तरीके की कल्पना सोची जा रही है, और ये सोचा जा रहा है कि यहाँ पुरोहितों का निवास रहा होगा। इस संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, दाढ़ी वाले बाबा की जो मूर्ति है और मोहरों पे जो योग मुद्रा में पुरुष को दिखाया गया, वो इस पुरोहित के संकल्पना को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब पूर्वी इलाके में देखिए, पूर्वी इलाके में जनसामान्य लोग रहते थे, जिनका संसाधनों पे कम एक्सेस रहा होगा। किंतु एक बात जो यहां महत्वपूर्ण है जानने की, कि चाहे वो पूर्वी हो अथवा पश्चिम हो, इन दोनों में जो नगर निर्माण नियोजन हुआ है,
वो नियोजित नगर है। अभी आप सोचते होंगे कि नियोजित नगर है, और पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर दोनों ही ग्रिड आधारित निर्माण है, दोनों में सड़कें समकोण पर काट रही है। ये ऐसा नहीं है कि केवल दुर्गी इलाके या पश्चिमी इलाके जहां व्यापारी कुलीन पुरोहित जैसे लोग रह रहे हैं वही नगर नियोजन बेहतर है। यहाँ भी आपको जनसामान्य जिन क्षेत्रों में रह रहे हैं वहां भी नगर नियोजन बेहतर है। अगर मुख्य दृष्टिकोण आप देखें तो यहाँ सुरक्षा का जो दृष्टिकोण है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि जनसामान्य के स्तर में वहां सुरक्षा का दृष्टिकोण उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि कुलीन व्यापारी और पुरोहितों आदि जिनके पास संसाधनों का एक्सेस होता है। अगर आपके पास ज्यादा संसाधन है, आपके पास बहुत पैसे हैं, तो आपके पीछे बहुत लोग हैं जो आपके संसाधनों को लूटना चाहते हैं। ये चीजें होती है, इस तरीके से हमें सोचना होता है कि आखिर पूर्वी पश्चिमी विभाजन है तो है क्यों। तो जनसामान्य, उसके बावजूद भी जनसामान्य को भी वो सारी सुविधाएं प्राप्त है जिसके बारे में आगे हम अभी चर्चा करेंगे, चाहे वो पेयजल से संबंधित हो, चाहे अच्छे निर्माण हो, निर्माण के लिए जो ईंटें हैं या जो भी साधन अभी हम चर्चा करने वाले हैं उन तक पहुंच, ये सारी चीजें पूर्वी और पश्चिमी दोनों जगह पे बेहतर रूप से देखने को मिलती है। यहाँ ये निर्माण सामग्री पे इस काल में जो नगर नियोजन हुआ और नगर का जो निर्माण हुआ, उस निर्माण सामग्री में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे पास चिमनी होती है, आर्टिफिशियली इतना बेहतर बनाते हैं, लेकिन उस काल में भी हमारी जो तकनीकी इतनी विकसित थी कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जबकि इसके समानांतर जब हम मेसोपोटामिया की चर्चा करते हैं तो वहां कच्ची ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है। तो ये चीजें जो है हमें डिफरेंट करती है सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामियाई सभ्यता से, ये चीजें डिफरेंस क्रिएट करती है। जोड़ने के लिए सामग्री जो थी, जोड़ने के लिए सामग्री में डामर, ये वर्तमान में आप सीमेंट सोच सकते हैं लेकिन एक्चुअली में सीमेंट नहीं होता था, और डामर ऐसी चीजें होती थी जो दोनों को जोड़ देता था। चूने का भी प्रयोग हुआ करता होगा। मिट्टी, वर्तमान समय में भी आप देखते होंगे कि अब तो खैर स्थितियां काफी बदल गई है और भारत उतने पीछे नहीं रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कई जगह आपको मिट्टी से जुड़े हुए मकान अभी भी मिल जाएंगे। काफी हद तक नहीं मिलेंगे लेकिन कहीं कहीं मिल जाएंगे। और मुझे अनुमान है कि अगर आप 20 साल 21 साल के हैं तो आपको जरूर ये पता होगा कि गांव घर में मिट्टी से ईंटों को जोड़ करके भी निर्माण किया जाता था। चूने का प्रयोग, ये सारी चीजें उस समय में भी प्रयोग की जाती थी। और ये डामर का जो प्रयोग ये इतना महत्वपूर्ण था कि वर्तमान में जो हम लोग सीमेंट से जोड़ते हैं उतना मजबूत तो नहीं, लेकिन उसी प्रकार का ये मजबूत हुआ करता था। चूने कत्थे का भी प्रयोग आप लोगों ने सुना होगा, उस प्रकार की मजबूती इस डामर में हुआ करती थी जोड़ने की सामग्री में। इसके बाद ये पाइप, जरा सोचिए उस समय के लोगों को, वर्तमान समय में भी गांव में भी जो निर्माण होता है तो पाइप बहुत कम जगह लगा होता है और प्लास्टिक का पाइप होता है। कल्पना कीजिए उस समय में लोगों ने मिट्टी के पाइप बनवाए थे और इस मिट्टी के पाइप को ऐसे ही नहीं डाल सकते थे, क्योंकि मिट्टी के पाइप को अगर ऐसे ही डालता और इसमें से पानी ट्रांसफर किया जाता तो क्या होता, वो गल के निकल जाता, गिर जाता। तो इसीलिए इसको पकाया गया था। मिट्टी का पाइप बना करके पकाया जाना और उसके बाद एक कमरे को दूसरे कमरे को तीसरे कमरे को, कमरों को इस पकी हुई मिट्टी के पाइप से जोड़ना, ये तकनीकी विशेषताएं थी जो हड़प्पा सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से अलग करती है। इसके अलावा प्रस्तरों का भी प्रयोग किया जाता था निर्माण सामग्री में, विशेष करके नालियों का जो निर्माण किया हुआ है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, तो वहां पत्थरों से ढका जाता था। मिट्टी की ईंटों की चौड़ाई कम होगी लेकिन पत्थरों की चौड़ाई ज्यादा होगी। बड़े बड़े मेन हॉल बनाए जाते थे तो उसको पत्थरों से ढका जाता था। तो ईंटों का ही नहीं, प्रस्तरों का भी प्रयोग किया गया इस सभ्यता में, और उन्हें भी जोड़ा जाता था जो डामर से जोड़ दिए जाते थे जिनको। तो टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर थी और नगर निर्माण में इस तरीके की चीजों का प्रयोग किया जाता था। यह पाइप
सोचने, अभी भी आप सोचेंगे, कल्पना करेंगे तो आज से सोच लीजिए कितना वर्ष पूर्व हो गया, ये 2600 ईसा पूर्व। आज हम 2000 ईस्वी में है, मतलब 4,500 वर्ष पूर्व वर्तमान से लोग अपने घरों में पाइप लगाते थे जो मिट्टी की बनी होती थी और जिसको पका करके उसमें पानी का ट्रांसफर किया जाता था। ये उत्कृष्टता थी हड़प्पा सभ्यता की। तो चलिए आगे देखते हैं और आगे आते हैं। अगला विशेषता है हमारे पास अलंकरण की जगह उपयोगिता प्रबल। उपयोगिता समझ रहे हैं आप, आज वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं, हालांकि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो द्वितीय नगरीकरण हुआ उसमें अलंकरण पे भी बल दिया गया था साम्राज्य के अंतर्गत, किंतु उस समय में ये विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की कि अलंकरण की जगह उपयोगिता पे ज्यादा बल दिया गया था, साफ सफाई पे ज्यादा बल दिया गया था। खिड़कियां बनाई जाती थी बड़े बड़े, दरवाजे जो है सड़क के किनारे नहीं खुल के पीछे की ओर खुलते थे। ये हमारा मकान है, ये सड़क है और दरवाजे यहां होंगे। अब सोचिए दरवाजे पीछे रखने का कोई कारण आपको ढूंढना है। कारण ये था कि दरवाजा पीछे रखने से यहाँ पे जो सड़क पे जो धूल उड़ रहे हैं, ये धूल यहां नहीं जाएगा। इसके बाद दूसरी ये है कि सपोज कीजिए कि अगर कोई बच्चा निकलता है कमरे से, घर से निकलता है, तो वो कहां जाएगा? सबसे पहले सीधे सामने जाएगा, और जब तक वो सीधे सामने जाता है तब तक घर से लोग निकल के बच्चों को लेकर के फिर से घर में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पीछे जो हड़प्पा सभ्यता में सड़क के सामने ना होकर के पीछे जो गेट खोला गया था, उसके पीछे ये कारण था, और ये इतना महत्वपूर्ण कारण था। सोच सकते हैं आज अगर कोई बच्चा वर्तमान समय में देखें तो सड़कों पे जो गेट खुला जाता है सीधा निकलता है और सड़क पे जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। इतनी विकसित सभ्यता थी, इतनी विकसित सोच थी, उपयोगिता पे ज्यादा बल दिया गया था अलंकरण की तुलना में। और ये ऐसा नहीं है कि इमारतें छोटी होती थी, 2 मंजिला इमारतों की कल्पना तो की ही गई है। और इस 2 मंजिला इमारत की जो कल्पना की गई है, इसमें सीढ़ियां हुआ करती थी, और सीढ़ियों के अलावा इसमें ये पाइप हुआ करता था, और ये पाइप से ये पाइप जोड़ते थे एक दूसरे मकान को, और ये मेन हॉल में निकल जाता था। ये गंदे जलों की व्यवस्था इस प्रकार थी कि अगर आप जैसे फर्स्ट फ्लोर पे गंदे जल का को यूज करके जल को छोड़ देते हैं बेसिन में, उसके बाद वो निकल करके और वो फर्स्ट फ्लोर और ये ग्राउंड फ्लोर भी जुड़ करके फिर वो पाइप के थ्रू एक जगह निकल जाता है मेन हॉल में। तो इस तरीके की सोच थी, इस तरीके की विकसित सभ्यता थी कि अलंकरण की जगह उपयोगिता पर उन्होंने ज्यादा बल दिया। तो ये विशेषताएं जब आप लिखेंगे आंसर्स में, तब आप खुद ही सोचिए कि आपकी आंसर की क्वालिटी कितनी बेहतर हो जाएगी। तो अलंकरण की जगह उपयोगिता हो गई। अब आगे चलिए, अगला है हमारा पेयजल। वर्तमान समय में हमारा पेयजल इतना प्रदूषित हो गया है कि हमें आरओ की व्यवस्था लगानी पड़ती है, या फिल्टर्ड पानी हमें खरीद करके पीना होता है। उस काल में भी आरओ की व्यवस्था, वर्तमान से हम लोग तुलना करते हैं, आरओ तो नहीं थी लेकिन आरओ के समान व्यवस्था थी। आप ध्यान देते होंगे कि ये जो नदी का जल प्रवाहित हो रहा है और यहाँ बालू कंकड़ है, और यहाँ पे अगर आप अभी भी नदी के 10-20 मीटर के बाद अगर आप खनन करेंगे तो यहाँ जल निकलेगा, और वो जल जो है इन बालू के रेत के बाद जब ये ट्रांसफर होता है और यहाँ जब पानी आता है तो ये पानी कितना स्वच्छ होता है। आज आप इन चीजों को देखिए, अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आप एक घड़ा लीजिए, घड़ा में जिस घड़ा में टैंक लगा हुआ है, टोटी लगी हुई है, नल लगा हुआ है, उस घड़ा में आप बालू डालिए और गंदे जल को डालिए, और आपको नीचे जो पानी मिलेगा वो आपको फिल्टर्ड पानी मिलेगा। तो ये अंतर है। इन सब चीजों को जब आप जानते हैं, जब आप समझते हैं, और तब आपको जब विशेषताएं बोली जाती है, तब आप विशेषताओं को लिखते हैं अपने आंसर्स में, तब आपको जो मार्क्स मिलते हैं, आप खुद ही सोचिए कि ये तरीके से अगर आप आंसर्स लिखेंगे तो आपके आंसर्स में कितने मार्क्स मिलेंगे, परसेंटेज कितना बढ़ेगा।
ये आपकी आरओ की व्यवस्था हो गई। इसके बाद व्यक्तिगत स्तर, व्यक्तिगत एवं सामूहिक। उस काल में भी दो प्रकार की व्यवस्था थी। व्यक्तिगत, जैसे वर्तमान समय में हम लोग हैंडपंप लगाते हैं व्यक्तिगत अपने घरों में, मोटर से पानी चलाते हैं। उस समय में भी व्यक्तिगत भी व्यवस्था थी जल की या कुएं की, और सामूहिक रूप से भी कुएं खोदे जाते थे जो सड़कों के आसपास हुआ करते थे। स्वयं भी वहां से जल भरते थे, और अन्य लोग, अगर बाहर से कोई पथिक उसे जल की आवश्यकता है तो वो सामूहिक स्थानों से जल प्राप्त कर सकता था। तो ये चीजें थी जो पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाती है तत्कालीन समय में। अब आइए जल निकासी प्रणाली प्रबंधन पे आते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि जल जो फर्स्ट फ्लोर के और ग्राउंड फ्लोर, इन दोनों की नालियां, गंदे जल की नालियां जुड़ी होती थी जो मेन हॉल में खुलती थी। तो जल निकासी का प्रबंध, और इतना ही नहीं, जल निकासी का इतना बेहतर प्रबंध था कि जो जल पेयजल का स्रोत था और ये गंदे जल की निकासी का जो स्रोत था वो अलग अलग कुछ मीटर के डिस्टेंस पे हुआ करता था। उसको एक साथ एक जगह नालियों में, वर्तमान समय में तो खैर पाइप है हमारे पास, ज्यादा बेहतर है, क्वालिटी है, उस वजह से अगर हम एक साथ यहाँ पे डाल भी देते हैं दोनों पाइप, एक पेयजल का एक नॉर्मल पाइप जो गंदे जल का निकास करता है, उसके बावजूद भी एक दूसरे से टच नहीं होता। लेकिन चूंकि तत्कालीन समय में मिट्टी का पाइप हुआ करता था, इसीलिए मिट्टी के पाइप से पानी छन छन के निकल भी सकता था, निकलता भी था। तो इन कारणों से पाइप को, गंदे जल की निकासी वाले पाइप को पेयजल के स्रोत से दूर रखा गया था। अब ये चीज जब हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारे काम में और ये हमारे सोचने की दृष्टि, इस तरीके से अगर आप सोचते हैं तो आपका बेहतर से बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जल निकासी प्रबंधन की ये व्यवस्था थी। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जल निकासी का जो प्रबंधन था उसमें मकान से सीढ़ीदार कुएं, सीढ़ीदार हुआ करता था जहां से जल की निकासी होती थी। पाइप से जल जो निकलता था, गंदा जल घरों से, वो सीढ़ीदार नालियों के द्वारा बड़े नालियों में खुलता था। और ये जो बड़ी नालियां हुआ करती थी ये पत्थरों से ढकी होती थी। अभी हमने आपको बताया कि पत्थरों का प्रयोग कैसे होता था। ये पत्थरों से ढकी होती थी और ये नालियां एक बड़े मेन हॉल में खुलती थी। अब सोचिए, पहले पाइप, फिर सीढ़ीदार नालियां, फिर बड़ी नालियां और फिर मेन हॉल। इस तरीके की व्यवस्था थी। अगर प्रत्येक घर से इस तरीके के निकाला जाए, अगर मान के चलिए कि अगर इसकी चौड़ाई 9 बढ़े धीरे धीरे, तो क्या होगा? पाइप फट जाएगा, नालियों से पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक घर से उतना ही पानी अगर आएगा और उतना, इसको अगर हम इतना कर देते हैं, इसके बराबर कर देते हैं, तो ऐसी भी समस्या आ सकती है कि सड़क पे पानी आ जाए। वर्तमान समय में कुछ जगह अगर आप नगरीकरण को देखेंगे तो वहां गंदे जल की निकास की ऐसी व्यवस्था है कि थोड़ी भी पानी अगर बढ़ जाती है, थोड़ी भी बारिश आ जाती है, तो क्या होता है? पानी नालियों से बाहर निकल के सड़क पे आ जाता है। वर्तमान समय में ये स्टडी का इसके पीछे स्टडी हो रहा है कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है। यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि 10 लक्षीय नगरों में बाढ़ की समस्या का क्या कारण है। तो उसमें से एक कारण यह भी हो सकता है कि हम लोगों ने जो नालियां बनाई है उस नालियों की प्रबंधन बेहतर नहीं है। वो जो नालियां है, पहले पतली नालियां, फिर मोटी नालियां, फिर मेन हॉल, इस तरीके की जो व्यवस्था है, और फिर हम ज्यादा बड़े मेन हॉल होने चाहिए, उस तरीके की व्यवस्था नहीं हो सकती। कुछ जगह पे समानांतर एक ही जैसी व्यवस्था होगी और एक ही जैसी नालियां जहां से स्टार्ट हुई, घर से निकलने के बाद वो नालियां चलती रहेगी, तो ओवरलोड होगा जब भी तो पानी बाहर निकलेगा। ये सीधी सी नॉर्मल सी चेतना वाली बात है। तो इसी चेतना को आपको जगाना है। फिर यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि नालियां सीढ़ीदार होती थी। अब नालियां सीढ़ीदार होने का क्या कारण हो सकता है?
ध्यान रखिए, आपको हर चीज में कारण को ढूंढने हैं, तभी आप आलोचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग कर सकेंगे। यही है हमारा आलोचनात्मक दृष्टिकोण कि विभिन्न घटनाओं के पीछे हमें रीजंस ढूंढने होते हैं कि आखिर सीढ़ीदार नालियां क्यों बनाई जाती थी। सीढ़ीदार नालियां, अगर आप अभी मकान के सीढ़ी पे जब वर्षा होती होगी तो आप देखते होंगे कि छत से जब सीढ़ी के थ्रू पानी आता है तो वो स्लो होकर के गिरता है, जबकि पाइप से जो निकलता है या किसी दूसरे साइड में ओपन होता है जहां नालियों के थ्रू नहीं निकलता और सीधा हम लोग सड़क पे निकाल देते हैं, वहां पे कितनी गति होती है। तो इस तरीके से सोचते थे उस समय के लोग। ये अंतर था अन्य सभ्यता और मेसोपोटामियाई सभ्यता को आप ले लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता को ले लीजिए, ये अंतर था सिंधु घाटी और मेसोपोटामियाई सभ्यता को। और यही डिबेट का कारण है। अभी जब हम लोग डिबेट करेंगे, हो सकता है इस लेक्चर में ना हो तो हम अगले लेक्चर में करेंगे, तो देखेंगे कि आखिर इस इतना डिबेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बताता है कि हम लोग उस काल में अर्थात हड़प्पा सभ्यता में उस काल में भी जल निकास प्रबंधन की ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। अब हमने एक जल संरक्षण टॉपिक लिया है, जल संरक्षण आखिर क्यों और कैसे। सामान्यतः आपको जल संरक्षण कैसे होता था ये आपको बहुत सारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लेक्चर में मिल जाएंगे, लेकिन ये क्यों, ये जो टॉपिक है या ये जो पार्ट है इसका, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्यों। ये जो जल संरक्षण की व्यवस्था है कहां मिला है ये भी ध्यान रखिए, ये धौलावीरा में मिला है। हमने आपको बताया था कि बीच बीच में आपको जिन चीजों की जरूरत होगी, जिन तथ्यों की जरूरत होगी, और जितनी सीमित, बहुत ही कम तथ्य हम आपको देंगे और जितनी सीमित तथ्यों की जरूरत होगी वो बीच में दे दिया जाएगा। तो यहाँ ये धौलावीरा जैसा जगह का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान होगा भी। क्यों हुआ करता था? कच्छ में जो जल होता था, कच्छ का जल जो था वो लवणीय जल था, नमकीन पानी था। समुद्र के किनारे ये स्थित कच्छ का जगह है, वहां नमकीन पानी होने के कारण उस जल का लोग पीने के रूप में उपयोग नहीं कर सकते थे, न ही सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में वर्षा जल संरक्षण काफी महत्वपूर्ण हो जाता था, क्योंकि तत्कालीन समय में इस तरीके की, जिस तरीके की आरओ की सुविधा या जिस तरीके के जल का ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हमें प्राप्त है, वो सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। और कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो यहाँ जो आवश्यकता थी उसी ने यहाँ आविष्कार किया। ये भी सोचिए कि उस काल में भी हमारे भारत के लोग किस तरीके से आविष्कार करते थे, किस तरीके से सोचते थे। और कच्छ में चूंकि वर्षा भी बहुत कम होता था, 50 मिलीमीटर से भी वर्षा कम हुआ करता था, इसीलिए वहां संरक्षण की व्यवस्था की गई। ये आपको सोचना पड़ेगा। जब भी आपके पास नए चैलेंजेस विषय आएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस चैलेंज का जवाब हमें कैसे देना है। हमने आपको जितनी चीजें बताई, हो सकता है कि कुछ डिफरेंट आपके एग्जाम में आ जाए, उस समय आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। और ये सोचने का जो तरीका है वो आपको अभी से डेवलप करना पड़ेगा, और इसी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि विभिन्न चीजों में क्यों, कैसे, आखिर क्या कारण है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। वही यहाँ जल संरक्षण में है कि कच्छ जैसे इलाके में लवणीय जल होता था, जिसको हम पी नहीं सकते थे, जिसकी सिंचाई नहीं कर सकते थे, इसीलिए। और चूंकि वर्षा वहां 50 मिलीमीटर के आसपास या कम वर्षा हुआ करती थी, इस वजह से भी जल संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। और यही कारण है कि धौलावीरा में जल संरक्षण के लिए टैंक बनाए गए। आपने सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा, यहाँ 16 जलाशय, 16 जलाशयों का निर्माण किया गया था। और तकनीकी कुशलता ऐसी थी कि 16 जलाशयों को आपस में जोड़ा गया था।
अभी भी हम देखते हैं कि हम अगर 2-4 टैंक हमारे मकान पे होता है, दिल्ली में आप रह रहे होंगे, पटना में रह रहे होंगे, तो देखे होंगे कि छत पे कितने टैंक लगे हुए हैं। और टैंक को लगभग लगभग कुछ लोग आपस में जोड़ करके रखते हैं कि अगर और पानी ओवरफ्लो हो जाए, 1 टैंक, 2 टैंक, 3 टैंक, अगर पानी ओवरफ्लो हो जाए इसमें, तो ये जो पानी बर्बाद हो रहा है इससे सुरक्षा मिल जाए। अगर यहाँ पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो ये इसमें चला जाए, यहाँ पानी ओवरफ्लो हो जाए तो इसमें चला जाए। और जब एक जगह ओवरफ्लो पानी होता है और 3-4 जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो वो ओवरफ्लो रुक जाता है, हमारा जल भी बर्बाद नहीं होता। ये दृष्टिकोण उस समय में हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। कच्छ के अंतर्गत यहाँ 16 जलाशय बनाए गए थे जिसको आपस में जोड़ा गया था। ये हमारी प्रबंधकीय कौशल को भी दिखाता है। हमारे ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखनों ने जो प्रश्न चिन्ह लगाया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारतीय पीछे थे, ये प्रमाण है कि भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीछे नहीं थे, बल्कि तत्कालीन भारतीय यूरोपियों की तुलना में कहीं ज्यादा आगे थे। चाहे वो नगर निर्माण योजना हो, चाहे जल संरक्षण हो, जल प्रबंधन हो, चाहे गंदे जलों का निकास हो। तत्कालीन मेसोपोटामिया और मिस्र से भी तुलना की जाती है, उसमें भी हमारा नगर नियोजन कहीं ज्यादा बेहतर साबित होता है। तो ये चीजें थी, इस तरीके से जल संरक्षण की व्यवस्थाएं की गई थी। आइए चलते हैं अगले विशेषता पे। ये हमारा है बेहतर गवर्नेंस। आपने बहुत जगह बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, हो सकता है कहीं आपको बेहतर गवर्नेंस भी पढ़ने को मिला हो, लेकिन सामान्यतः ये नहीं मिलता। ये बेहतर गवर्नेंस मैंने आपको बताया भी, जो 63rd बीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें बेहतर गवर्नेंस की कितनी भूमिका है। हालांकि हमने उसमें आपको 2-4 तथ्य बताए हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये कैसे होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बेहतर गवर्नेंस अगर हमें अतिक्रमण नहीं दिखाई देता तो इसका मतलब है कि वहां की जो शासन व्यवस्था, चूंकि नगर निर्माण योजना है, ग्रीड योजना है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपस में मिल बैठ करके निर्णय लेते होंगे, एक प्रशासनिक संरचना रही होगी, तभी जाकर के ग्रिड आधारित प्रणाली का निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, तब जाकर के नालियों की व्यवस्था हुई। कहीं ना कहीं लोग कर भी देते होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रशासनिक संरचना तो रही ही होगी, भले वो किसके अंतर्गत थी, भले इस काल में वर्ण व्यवस्था नहीं था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं था, भले इस समय में पुरोहित का शासन रहा हो या किसी का भी शासन रहा हो, हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि किसका शासन है, लेकिन शासन तो था। ग्रिड प्रणाली पे मकान बन रहे हैं, समकोण पर सड़कें काट रही है, तो प्रशासनिक व्यवस्था तो थी। और यही कारण है कि उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि सड़कों पे अतिक्रमण नहीं किया जाता था। अभी आप किसी भी जगह चले जाएं, आगरे चले जाएं, वैष्णो देवी चले जाएं, अन्य पवित्र स्थलों पे चले जाएं, या सामान्य सड़कों पे चले जाएं, तो कुछ खास जगह को छोड़ करके, जो कुलीन, जिस एरियाज में कुलीन लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, उस एरियाज को छोड़ करके अगर आप सामान्यतः देखेंगे तो आपको ये अतिक्रमण की समस्या नजर आएगी। सड़क पे पूरा मार्केट लगा हुआ है, मार्केट की अलग व्यवस्था भी है, उसके बावजूद भी सड़कों पे मार्केट लगा हुआ है। गाड़ियों को आगे आने जाने में समस्याएं हो रही है, उसके वजह से पेट्रोल ज्यादा जलते हैं, डीजल ज्यादा जलते हैं। उस समय में अतिक्रमण नहीं होता था। तो ये हमारा बेहतर गवर्नेंस दिखाता है, और ये एक ऐसा पक्ष है जिस पे आधारित अभी जब हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे उसमें भी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, और आपको जो बीपीएससी यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें भी आपको बेहतर गवर्नेंस दिखाने की जरूरत होती है। तो एक तो ये पार्ट था कि वहां अतिक्रमण नहीं होता था। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट ये है कि वहां प्रमाणिक एक समान मानक बांट माप प्रणाली थी। संभवतः यह 16 के गुणक में था।
एक प्रमाणिक, एक विस्तृत क्षेत्र में एक प्रमाणिक बांट माप प्रणाली होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो बताती है कि कहीं केंद्रीय स्तर पे कहीं कोई शासन व्यवस्था थी जहां सिस्टम लागू होता था और उस सिस्टम के हिसाब से एक समान मानक बांट माप प्रणाली बनाई गई थी और उस बांट माप प्रणाली के आधार पे वस्तुओं की लेन देन हुआ करती थी। ये है डिफरेंस और ये है गवर्नेंस जो तत्कालीन समय में हुआ करता था। बांट माप प्रणाली के पश्चात आपको लिपि दिखाई देती है, चित्राक्षर लिपि। एक लिपि होना किसी बड़े विस्तृत क्षेत्र में एक मानक के रूप में स्थापित होना। हड़प्पा सभ्यता जो तत्कालीन मेसोपोटामियाई सभ्यता से ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, वहां एक समान लिपि का होना यह बताता है कि गवर्नेंस की प्रणाली बेहतर थी और वहां शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर थी। एक समान लिपि के बाद आप आ जाइए मुहरे। अपनी पहचान सुरक्षित करने के लिए व्यापार के क्रम में एवं अन्य व्यवस्थाएं, सपोज कीजिए कि मकान निर्माण के लिए किसी व्यक्ति को कोई क्षेत्र आवंटित किया जाता है, वहां मुहरों का प्रयोग। प्रशासनिक लिपि कोई हो सकती है। ये चीजें बताती है कि वहां की जो गवर्नेंस प्रणाली थी वो बेहतर हुआ करती थी। इसके अलावा वहां हमें बहुप्रजातीय समाज देखने को मिलता है, उसके बावजूद भी रक्षात्मक हथियार नहीं मिलते। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुप्रजातीय और रक्षात्मक हथियार का क्यों हम तुलना कर रहे हैं, आखिर क्यों इसके बारे में सोच रहे हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब युद्ध होता था तो तलवार के साथ साथ ढाल भी हुआ करता था कि हम तलवार से दूसरों पे आक्रमण करें, किंतु हमारे ऊपर जब आक्रमण हो तो हम ढाल से उस आक्रमण को रोक दें। बहुजातीय बहुप्रजातीय समाज होने के बावजूद भी यहाँ ढाल का न मिलना या रक्षात्मक हथियार का न मिलना और केवल तलवार या चाकू जैसे अस्त्र शस्त्रों का मिलना जो कि शिकार के लिए भी प्रयोग किए जा सकते होंगे या जाते थे, यह बताता है कि वहां न्याय की कोई ना कोई व्यवस्था रही होगी। अभी तक आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन देखा होगा, न्याय की व्यवस्था। सोचिए, जरा सोचिए कि अगर ज्यादा लोग जहां रहते होंगे, विभिन्न प्रजाति के लोग रहते होंगे, वहां संघर्ष होना लाजमी है। और संघर्ष होना लाजमी है तो संघर्ष जब भी होता है और अधिक बड़े मात्रा में संघर्ष होता है, अधिक लोग आपस में संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं, तो हथियारों के साथ साथ ढाल भी होना महत्वपूर्ण होता है ताकि वो अपनी सुरक्षा करे और दूसरों को पराजित करे। ये चीजें हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती, सुरक्षात्मक हथियार। इससे पता चलता है कि यहाँ ये समाज शांतिपूर्ण भी था, जो हम सामाजिक व्यवस्था में भी देखेंगे। ये शांतिपूर्ण भी था और यहाँ न्याय की भी कुछ अवधारणा हो सकती है जिस विषय में। और न्याय, गवर्नेंस, वर्तमान समय में जो हमारी व्यवस्था है उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया को भी चौथी स्तंभ हम लोग मानते हैं लोकतंत्र का, यह व्यवस्था थी। न्याय की अवधारणा रही होगी। अगर भविष्य में कभी न्याय आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे तो आप इन चीजों को शांतिमूलक समाज के साथ और विभिन्न सांस्कृतिक के साथ, विभिन्न संस्कृतियों के टकराव होने की संभावना को दर्शाते हुए आप न्याय व्यवस्था पे टिप्पणी कर सकते हैं, आप गवर्नेंस पे टिप्पणी कर सकते हैं। ये आपको सोचना होगा और वही यहाँ पे सोचने का दृष्टिकोण परिवर्तित किया जाएगा। यही कारण है कि ये क्लास हमारा अन्य क्लासों से अलग है।
तो इस प्रकार मित्रों हमने देखा नगर नियोजन और नगर की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार अन्य जगहों से भिन्न विशेषताएं हैं। अब ये लेक्चर चूंकि बड़ा होता जा रहा है तो हम इस लेक्चर को यहां समाप्त करते हैं और आपको सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 देते हैं, जिसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता की जो अन्य विशेषताएं हैं, सिंधु सभ्यता की उद्भव पे जो चर्चा है उन बातों पे चर्चा करते हैं। मित्रों हम लोगों ने जो चर्चा की है उस चर्चा के परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न है जो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है और भविष्य में आपको पूछा भी जा सकता है इस पे, तो इसका आप उत्तर लिखिए। ये प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन वास्तुकला का ही नहीं बल्कि बेहतर गवर्नेंस का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस क्वेश्चन को लिखिए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे और भी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और इसको आप अपने नंबर से व्हाट्सएप नंबर 9355167891 और ईमेल biharnaman@gmail.com, नंबर 9355167891 और ईमेल आईडी biharnaman biharnaman@gmail.com। इस पे आप सेंड कर दीजिए और आपके आंसर्स को चेक किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि आपके आंसर की क्वालिटी क्या है, कितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं आप, और इसमें क्या क्या सुधार करने की जरूरत है ये आपको बताया जाएगा। और इसके साथ इस हड़प्पा सभ्यता का जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर को क्लोज करते हैं और अगले लेक्चर में जो जितनी बातें छूटी हुई है उससे हम कवर करते हैं। धन्यवाद मित्रों, देखिएगा आप अगला लेक्चर।